सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन बुक्स और इसके अंतर्गत हमने आपके जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उससे संबंधित हमने 132 क्वेश्चन करवा दी है। आदिकाल से संबंधित 345, भक्ति काल से संबंधित 771, रीतिकाल से संबंधित 381, आधुनिक काल से संबंधित 1050 क्वेश्चन हम अलग अलग कालों में करवा चुके हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता आदि से संबंधित अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बनाई है। और उसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। और जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है उसमें 2065 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हैं? 2065 क्वेश्चन है इसके। तो देखिए, जो गद्य साहित्य के अंतर्गत आप सभी को पता है कि कहानियाँ आती हैं, नाटक आते हैं, उपन्यास आते हैं, निबंध आते हैं, आत्मकथाएँ आती हैं, जीवनी आती हैं, ठीक है, दलित कथाएं आती हैं, स्त्री विमर्श की कथाएं आती हैं, ये सभी कथाएं आती हैं इसमें। तो देखिए, जो उपन्यास से संबंधित जो गद्य साहित्य है उससे संबंधित 2065 क्वेश्चन हैं। अब हम आ गए हैं 771 क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि गद्य साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमारी 2 क्लासें बनी थी। फिर उसके बाद में हमने करवाए हैं नाटक से संबंधित कम से कम आपको 500 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में हम करवा रहे हैं आपको जो उपन्यास है, अभी हमारी श्रृंखला है उपन्यास से संबंधित, ठीक है, किससे संबंधित है? उपन्यास से संबंधित है। और उपन्यास से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर अभी कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये उपन्यास से संबंधित है और उपन्यास के संबंधित हमारी श्रृंखला चली हुई है जिसकी 12 क्लासें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाग्यवती के लेखक कौन है? तो देखिए, भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के लेखक श्रद्धाराम फुल्लोरी जी हैं। कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी जी हैं। ये कब आया है तो आप खुद देख सकते हैं इसको। DSSB PGT 2018 में, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 और UGC नेट पेपर जून 2005 को। देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हम जो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके बारे में भी साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। देखिए, व्याख्या को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कितनी भी डी व्याख्या हो, एक व्याख्या को मैं डिटेल से आपको जितना दिया गया है वो बताऊंगी और मेरे को जो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगी। देखिए, भाग्यवती है इनका 1877 का है और श्रद्धाराम फुल्लोरी का ये उपन्यास है। परीक्षा गुरु है ये 1882 का है और लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है। देखिए, अंग्रेजी के आधार का जो हिंदी का पहला उपन्यास है वो किसने माना है? इसको जो परीक्षा गुरु है उसको मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी और बच्चन जी, ठीक है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास। देखिए, देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी और अय्यारी के उपन्यासों के बारे में इनको जाना जाता है। कौन से? तिलस्मी और अय्यारी के उपन्यासकार इनको कहा जाता है, ठीक है। चंद्रकांता इनको 1888 का है। चंद्रकांता संतति इनका 24 भागों में है जो 1896 में, ठीक है। फिर उसके बाद में है नरेंद्र मोहनी इनका 1893 का है। वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, कागज की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ इनका 6 भागों में है जो 1907 को प्रकाशित हुआ था और ये इनका अधूरा उपन्यास है, ठीक है। भूतनाथ है ये देवकीनंदन खत्री जी का अधूरा उपन्यास है। देखिए, सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? आपसे पूछा गया जो सेठ बांकेलाल है ये किसकी रचना है? तो देखिए, जो सेठ बांकेलाल है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है और यशपाल जी की है, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा। तो देखिए, जो सेठ बांकेलाल है ये अमृतलाल नागर जी की क्या है? अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। सेठ बांकेलाल है किसका उपन्यास है? ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। देखिए, सेठ बांकेलाल अमृतलाल नागर जी के उपन्यास है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में दिए गए हैं आपके उपन्यास है मानस का हंस। तो देखिए, हम बताते हैं आपको मानस का हंस है जो इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो मानस का हंस इनका 1972 का है। फिर उसके बाद में है नाचो बहुत गोपाल, ये 1978 का है इनका। फिर उसके बाद में है खंजने, ये 1981 का है इनका। और फिर उसके बाद में है महाकाल। तो महाकाल इनका कब का है? महाकाल का रचनाकार है 1947 और सुहाग के नुपुर इनका है, सुहाग के नुपुर इनका शायद है, देखिए सुहाग 1960 का है, ठीक है। और अमृत और विष कब का है इनका? 66 का है। और अग्निग्रभा ये इनका 1983 का है और इनका एक करवट भी उपन्यास है जो 1985 का है, ठीक है। उसके बाद में है तेरी मेरी उसकी बात, किसकी रचना है? क्या पूछा आपसे? जो तेरी मेरी उसकी बात है ये किसकी रचना है? तो देखिए, जो तेरी मेरी उसकी बात है ये यशपाल जी की रचना है। यशपाल जी प्रगतिवाद उपन्यास है।
ठीक है। यशपाल जी कैसे उपन्यासकार हैं? ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है। देखिए, तेरी मेरी उसकी बात, ये प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल जी की रचना है। यशपाल जी के अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच भाग 1 1958 और झूठा सच भाग 2 1960। याद रखेंगे यशपाल जी का जो झूठा सच है ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। 12 घंटे इनके 1962 है, अप्सरा का श्राप 1965 है, क्यों फंसे 1968 और मेरी तेरी उसकी बात ये 1974 का है। आपसे पूछा गया मेरी तेरी उसकी बात ये किसका उपन्यास है? तो ये यशपाल जी का है और कब का है? सन 1974 का है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी के अंतर्गत जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भी दिए गए हैं। भगवती चरण और वर्मा के उपन्यास हैं पतन 1927 का है, चित्रलेखा 1934, 3 बरस 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाम 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। देखिए कहीं कहीं पे बोलने में कहीं पे कंफ्यूज हो जाती है तो आप उस बात को दिल से नहीं लेंगे, आपका मकसद सिर्फ पढ़ना ही होना चाहिए। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960। निम्नलिखित उपन्यासों के रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपको बताना। देखिए त्यागपत्र किसका है? तो आप सभी को पता होगा त्यागपत्र ये जैनेंद्र जी का है और कब का है? तो 1937 का है। सेवा सदन 1918 का है और किसका है? ये प्रेमचंद जी का। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का 1954 का है और आधा गांव ये राही मासूम रजा का 1966 का है। तो देखिए सबसे पहले सेवा सदन आएगा, तो सेवा सदन यहाँ पे है, फिर त्यागपत्र 37, आधा गांव ये गलत है, सेवा सदन बिल्कुल ठीक है, फिर त्यागपत्र, फिर मेला आंचल, फिर आधा गांव, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन की व्याख्या। देखिए सेवा सदन 1918 का है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ठीक है। त्यागपत्र किसका है? तो जैनेंद्र साहब का है 1937 का। मेला आंचल कब का है? तो 1954 का है, किसका है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। आधा गांव 1966 का है और राही मासूम रजा जी का है। अगला है देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है जो देश विभाजन को लेकर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? तो देखिए ये झूठा सच है। किसका है? ये यशपाल जी का है। देखिए हम इसकी व्याख्या नहीं बताएंगे क्योंकि व्याख्या इसकी बहुत महत्वपूर्ण दी गई है। देखिए उपन्यास और उनकी विषय वस्तु इस प्रकार से हैं, जो 4 उपन्यास दिए गए हैं उनमें से सभी की विषय वस्तु दे दी गई है इसमें। तभी मैं बोल रही हूँ कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीक, एकदम बहुत अच्छी किताब है। मैं क्या बताऊँ कि मेरे मुंह से इनके लिए कुछ लफ्ज़ भी नहीं है। बनाने वाले ने बुक को ऐसी बनाई है कि देखिए एक एक क्वेश्चन की इतनी व्याख्या दी गई है कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। देखिए झूठा सच है वो 2 भागों में है, पहला भाग 1958 में और दूसरा भाग 1960 में। किसकी रचना है? ये यशपाल जी की रचना है। याद रखेंगे आप, राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण है इसमें और स्वतंत्रता के पश्चात देश की यथार्थ स्थिति का भी वर्णन है इसमें। अगला है अमृत और विष। अमृत और विष है वो 1966 का है और किसका है? ये अमृतलाल नागर जी का है। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। देखिए भारतीय गणतंत्र है उसके 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण इसमें हुआ है। अपने अपने अजनबी ये 1961 का है जिसमें अज्ञे जी का ये उपन्यास है और मृत्यु के साक्षात्कार है इसमें। अंतराल है 1972, मोहन राकेश जी का उपन्यास है ये और स्त्री पुरुष के संबंधों का इसमें जटिलता का चित्रण किया गया है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई है इसमें। आपसे पूछा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही अनुक्रम लगाना है। देखिए दोबारा से आपका है त्यागपत्र, तो हम पढ़ चुके हैं त्यागपत्र कब का है? तो त्यागपत्र इनका किसका है? त्यागपत्र सबसे पहले तो आप याद रखेंगे तो त्यागपत्र है जैनेंद्र जी का, ठीक है। किसका है? जैनेंद्र जी का है। और जो त्यागपत्र है ये इनका कब का है? 1937 का है। फिर उसके बाद में देखिए ये याद रखेंगे कि देखिए पहले हम उपन्यास पढ़ते हैं। त्यागपत्र, सुखदा, परख और सुनीता, तो ये सभी उपन्यास किसके हैं? जैनेंद्र जी के, ठीक है। पहले तो एक बात ये याद होनी चाहिए आपको कि जो ये सभी उपन्यास हैं ये किसके हैं? जैनेंद्र जी के। तो जैनेंद्र जी के उपन्यास का अगर आपको प्रकाशन वर्ष बिल्कुल सटीक पता है तो आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए जो त्यागपत्र है ये आपका कब का है? तो 1937 का है। फिर आपसे पूछा गया है सुखदा, तो सुखदा इनका कब का है? सुखदा इनका 1952 का है।
फिर उसके बाद में आया परख। परख इनका 29 का है, 1929, और सुनीता है इनका 1934 का। ठीक है, सुनीता कितने वर्ष की हो गई? 34 वर्ष की हो गई है। परख कब का है? 29 का, और सुखदा है 52, और त्यागपत्र है 37। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? परख आएगा। परख कहाँ पे है? यहाँ पे है, बी ऑप्शन में है। तो देखिए यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि परख 1929 है, सुनीता 1934, त्यागपत्र 37 और सुखदा 52। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जिनेंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से है। परख है सबसे पहले 1929, फिर सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939 है, सुखदा 1952 है, विवर्त 1953, व्यतीत 1953। विवर्त और व्यतीत दोनों ही 1953 के। जयवर्धन 1956 है, मुक्तिबोध 1965 है, अनंतर 1968 है, अनाम स्वामी 1974 है, दर्शार्क 1965 का है। याद रखेंगे मुक्तिबोध के नाम से एक उपन्यास है इनका जो जिनेंद्र जी का है, और कब का है? सन 1965 का है। ये नहीं सोचेंगे कि मुक्तिबोध के नाम से मुक्तिबोध जी ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी है आपका काल कर्मानुसार आपको लिखना है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो सूरज का 7वां घोड़ा है ये कब का है? तो सूरज का 7वां घोड़ा याद रखेंगे 1952 का है। शेखर एक जीवनी कब का है? तो 1941 का है। देखिए शेखर एक जीवनी कब का है? सन 1941 का है। ठीक है, उसके बाद में है आपका कंकाल। तो कंकाल कब का है? 1929 का है, और ये किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 का है। किसका है? ये है आपके लाला श्री निवास दास जी का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आएगा परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु दो जगह पे है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कंकाल। कंकाल आपका ठीक है, लेकिन सूरज का 7वां घोड़ा नहीं आएगा। सबसे पहले शेखर एक जीवनी आएगा। तो देखिए परीक्षा गुरु ठीक है, कंकाल ठीक है, शेखर एक जीवनी और सूरज का 7वां घोड़ा, क्योंकि परीक्षा गुरु 1882 का है, और कंकाल है आपका 1929 का, और शेखर एक जीवनी है 41, और सूरज का 7वां घोड़ा है 1952। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर बिल्कुल सही होगा डी। और देखते हैं इसकी व्याख्या। परीक्षा गुरु है इनका 1882 श्रीनिवास दास जी का है। कंकाल 1929 जयशंकर प्रसाद जी के हैं। एक इनका तितली है। जयशंकर प्रसाद जी के 3 उपन्यास हैं, याद रखेंगे, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती है वो इनका इनका अधूरा उपन्यास है। जो तितली है ये इनका 1934 का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी 1941 है, जो आज्ञा जी का है, और ये एक फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 का है, और धर्मवीर भारती जी का है ये। ठीक है, चॉकलेट उपन्यास की रचना किसने की है? देखिए जो चॉकलेट उपन्यास है उसकी रचना किसने की है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने चॉकलेट उपन्यास की रचना की है। ठीक है, यहाँ पे आए हैं आपके चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। और देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की संपूर्ण उपन्यासों के रचनाकाल यहाँ पे दिए हैं। देखिए याद रखेंगे इनका जो चंद हसीनों के खतूत है 1927 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका उपन्यास है ये। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका चंद हसीनों के खतूत। अगला है दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में ये इनका 1937 का है। जी 1927 का है। फागुन के दिन 4 1960, और जुहू इनका 1963 का है। ठीक है, उसके बाद में है इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। देखिए अभी हमने पढ़ा है दिल्ली का दलाल। तो दिल्ली का दलाल किसका था? किसका था? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। तो देखिए ए में क्या आएगा? 4। फिर उसके बाद में गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसके बाद में आ रहा है आपका अंतराल। तो अंतराल है मोहन राकेश जी का, और भूले बिसरे चित्र है भगवती चरण वर्मा का। देखिए भगवती प्रसाद वाजपेयी जी भी हैं यहाँ पे, याद रखेंगे भूले बिसरे चित्र किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है अनाथ पत्नी, और ये इनका 1928 का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये उपन्यास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर, सीधा आंसर देख लेते हैं हम। देखिए दिल्ली का दलाल 1927 पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। गुनाहों का देवता 1949 का है, धर्मवीर भारती का है। अंतराल 1972 मोहन राकेश जी का है। भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा जी का। अनाथ पत्नी 1928 का है, और किसका है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला है कटरा बी आरजू किसकी रचना है? तो देखिए कटरा बी आरजू राही मासूम रजा की उपन्यास है। ठीक है, यहाँ पे आए हैं आपके जो राही मासूम रजा है उनके उपन्यास। आधा गांव है 1966, टोपी शुक्ला 1959, हिम्मत जौनपुरी 1959, गलत बोल रही हूँ मैं यहाँ पे,
टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, सीन 75 1977, कटरा बी आरजू इनका 1978 का है। कटरा बी आरजू काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। असंतोष के दिन 1985, नीम के पेड़ 2003 और आगे दिए गए हैं गुलशेर खां सानी के उपन्यास, इनमें काला जल 1965, कस्तूरी 1964, पत्थरों के बंद आवाज़ 1964, साल बनों के द्वीप 1967, नदी और सीपियाँ 1970, एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीढ़ी 1983। ठीक है, उसके बाद में है अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास जो समरशेष है 1980 है, छीनी छीनी बिनी चंदरिया 1986, जहरवार 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्यों देखें 1996, अपवित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है, ये इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास है। असगर वजाहत के उपन्यास हैं, सात आसमान 1996, कैसी आग लगाई 2004, मनमाटी 2011 और बरखा सच्चाई। क्या है? बरखा रचाई अगले उपन्यास हैं और इन उपन्यासों को आपको अनुक्रम के हिसाब से लगाना है। तो देखिए उपन्यास है आपका पानी के प्राचीर, ये 1961 का उपन्यास है और याद रखेंगे किसका है, तो ये रामदरस मिश्र जी का है। फिर है जहाँ जंगल जहाँ से शुरू होता है, ये किसका उपन्यास है? संजीव जी का, और ये 2000 का उपन्यास है। फिर उसके बाद में है आपका मेला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का सन 1954 का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका आंचलिक उपन्यास है। अगला है लोक ऋण, और लोक ऋण 1977 में विवेकी राय जी का। तो सबसे पहले आएगा आपका मेला आंचल, फिर पानी के प्राचीर, फिर लोक ऋण, फिर जंगल जहाँ से शुरू होता है। तो देखिए मेला आंचल, पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल जहाँ से शुरू होता है, ये डी ऑप्शन आएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मेला आंचल 1954 फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, पानी के प्राचीर 1961 रामदरस मिश्र जी का है, लोक ऋण 1977 विवेकी राय जी का है, जंगल जहाँ से शुरू होता है 2000 संजीव जी का था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अनुक्रम के हिसाब से यूजीसी नेट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे गए क्वेश्चन हैं, डिटेल्स के साथ में दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये पिछला क्वेश्चन है, ये भी यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2006 में आया है, और ये देखिए आपका यूजीसी नेट पेपर 2007 में आया है। इस प्रकार से अनुक्रम के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए जो झूठा सच है ये यशपाल जी का है। किसका है झूठा सच? यशपाल जी का है, और इसके दो भाग हैं। पहला भाग इनका 1958, दूसरा भाग 1960। तो देखिए हम सबसे पहले 1958 को लिख लेते हैं। फिर है राग दरबारी, तो राग दरबारी किसका है? ये श्रीलाल शुक्ल जी का है, और कब का है? सन 1968 का है। फिर उसके बाद में है चंद्रकांता, आप सभी को पता है चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, और देवकीनंदन अय्यारी और तिलस्मी के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो देखिए कब का है? 1888 का है। फिर है गोदान जो 1936 का है, और ये आप सभी का जाना माना उपन्यास है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है, जो हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आएगा चंद्रकांता, चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच और राग दरबारी। तो देखिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चंद्रकांता 1888, गोदान 1936, झूठा सच 1958 और राग दरबारी 1968। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन है। और देखिए इसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। देखिए जो चंद्रकांता है ये किसका है? चंद्रकांता उपन्यास किसका है? देवकीनंदन खत्री का, और प्रकाशन वर्ष 1888 है। उसके बाद में गोदान है, तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है, और ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। झूठा सच दो भागों में प्रकाशित हुआ, प्रथम भाग 1958 और दूसरा भाग 1960। इसमें पहले भाग को बोला जाता वतन और देश, और दूसरे भाग को बोला जाता देश का भविष्य। और ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए हैं, और यशपाल जी का नाटक उपन्यास है। राग दरबारी 1968 का है, और श्रीलाल शुक्ल जी का। देखिए गोदान, झूठा सच और राग दरबारी ये तीनों ही उपन्यास आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए क्वेश्चन हैं, उपन्यास हैं। तो आप इनको डिटेल से पढ़ेंगे। गोदान उपन्यास को पूरा पढ़ेंगे, झूठा सच को और राग दरबारी को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इनसे आने वाले संबंधित क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, और यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण जो सारी इकाइयाँ 10 इकाइयाँ उनसे संबंधित मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। ठीक है, डिटेल से करवाऊंगी वो भी मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? क्या पूछा आपसे? 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा युग्म संगत है? पहले हम चारों युग्म को निकाल लेते हैं। देखिए वो आगे दिए गए, पहले हम 2 को देख लेते हैं। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा युग्म है जो संगत है।
विषाद मठ है, ये अमृतलाल नागर का दिया गया है? नहीं, विषाद मठ तो रांगे राघव जी का है। फिर है विश्व भाऊ परशुराम, तो ये चतुर्सेन शास्त्री? नहीं, ये विश्वंबर नाथ उपाध्याय जी का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम अरण्य, ये निर्मल वर्मा जी का। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंतिम निर्णय निर्मल वर्मा जी का। मैयादास की माड़ी मोहन राकेश जी? नहीं, मैयादास की माड़ी भीष्म साहनी जी का। ठीक है, किसका है? भीष्म साहनी जी का है। देखिए विषाद मठ किसका है? तो रांगे राघव जी का है। कब का है? सन 1946 का। याद रखेंगे, देखिए प्रकाशन वर्ष एक एक उपन्यास का दिया गया है। ठीक है, विषाद मठ 1946 रांगे राघव जी का है। विश्व भाऊ परशुराम 1997 विश्वंबर नाथ उपाध्याय जी का है। मैयादास की माड़ी 1988 भीष्म साहनी जी का है। और पीढ़ियाँ 1990 अमृतलाल नागर जी का है। ठीक है, अगला है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है आपको। ये भी यूजीसी नेट पेपर 2007 में आया है। ठीक है, चित्रलेखा किसका है? तो चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। और कब का है? सन 1934 का है। फिर है सन्यासी, तो सन्यासी किसका है? पहले ये याद रखेंगे, तो इला चंद्र जोशी का है। और कब का है? तो 1941 का है। फिर उसके बाद में है निर्मला, आप सभी को पता है निर्मला 1927 का उपन्यास। और ये निर्मला उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का है। नए आने वाला कल, ये 1968 में किसका है? मोहन राकेश जी का। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? निर्मला आएगा। ठीक है, सबसे पहले निर्मला, फिर चित्रलेखा 34, सन्यासी 41 और नए आने वाला कल 68। तो देखिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन। देखिए प्रकाशन की दृष्टि से रचनाओं के सही अनुक्रम इस प्रकार से हैं। निर्मला है 1927 जो प्रेमचंद जी का है। चित्रलेखा 1934 जो भगवती चरण वर्मा का है। सन्यासी 1941 जो इला चंद्र जोशी का है। और नए आने वाला कल ये 1968 मोहन राकेश जी का उपन्यास। ठीक है, अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा। आप सभी को पहले ये पता होना चाहिए कि ये सभी उपन्यास हैं ये किसके दिए गए हैं। तो ये देखिए ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। किसके हैं ये उपन्यास? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये आत्मकथा न होकर एक उपन्यास है। और ये 1946 का उपन्यास है। कब का है? 1946 का है। और ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ उपन्यास है। ठीक है, याद रखेंगे। चारुचंद्र लेख, इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? तो ये 1963 का है। और जो पुनर्वा है ये 1973 का। और जो अनाम दास का पोथा है ये 76 का है। तो देखिए जो आपका ए ऑप्शन है यही इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का क्रम इस प्रकार से: बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976। इनमें से रंगोली गांव किस उपन्यास का केंद्र है? पूछा गया आपसे जो रंगोली गांव है वो किस उपन्यास का केंद्र रहा है? तो देखिए जो आधा गांव है उसका जो उस उपन्यास का पात्र रहा है। और ये आधा गांव राही मासूम रजा का था। किसका था? आधा गांव किसका उपन्यास है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आधा गांव 1966 में इसका प्रकाशन हुआ था। राहिम मासूम रजा का उपन्यास है ये। और इसमें गंगोली गांव का चित्रण किया गया है। अगला है जल टूटता हुआ 1969 का उपन्यास है। किसका है? तो रामदरस मिश्र का। और इसमें पांडेपुरवा गांव का चित्रण है। अलग अलग वेतरणी, ठीक है, अलग अलग वेतरणी 1967 का है। और शिव प्रसाद सिंह का है। और इसमें करेता गांव को केंद्र बनाया गया है। प्रति परिकथा 1957 का है। और किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का। इसमें परानपुर गांव को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद और झूठा सच। तो देखिए जो आखिरी कलाम है ये विभाजन के ऊपर आधारित नहीं है। आप आखिरी कलाम ये किसके ऊपर आधारित है? ये विभाजन के ऊपर आधारित नहीं है। देखिए आखिरी कलाम एक रचना थी, आदिकाल से संबंधित थी। और यहाँ पे एक उपन्यास भी है आखिरी कलाम। ये किसका है? 2003 का है। लेकिन आखिरी कलाम एक आदिकाल में भी किसकी थी? जायसी की थी शायद। आखिरी कलाम अखरावट, कयामत, है ना। तो आखिरी कलाम वहाँ पे आदिकाल में भी रचना थी। और यहाँ पे आधुनिक काल में भी ये उपन्यास है आखिरी कलाम। जबकि आधा गांव, सूखा बरगद और झूठा सच इसमें क्या दिया गया? भारत विभाजन की समस्या को आधारित इसमें बनाया गया है।
देखिए प्रकाशन वर्ष और रचनाओं को इस प्रकार क्रम से रखा गया है। आधा गांव है 1966, किसका है ये? राही मासूम रजा का, और ये भारत विभाजन पर आधारित है। सूखा बरगद 1986 का है, ये मंजूर एहतेशाम का है और ये भारत विभाजन पर आधारित है। झूठा सच 1958 एक भाग और दूसरा भाग 1960, ये यशपाल जी का है और ये भारत विभाजन पर आधारित है। उसके बाद में है आखिरी कलाम जो 2003 का है और ये दूधनाथ सिंह का है। इसमें क्या दिया गया है? बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर ये आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? बाबरी मस्जिद की जो ध्वंस घटना है उसके ऊपर आधारित है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार आपको इनका सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए ये माँ, श्यामा स्वपन, सती मैया का चोरा और सोना माटी, ये अलग अलग उपन्यास दिए गए हैं और इन उपन्यासों को रचना अनुक्रम के हिसाब से आपको लगाना है। और देखिए ये भी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में दिया गया क्वेश्चन है। माँ किसका उपन्यास है? तो ये विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है और कब का है? सन 1929 का है। फिर उसके बाद में दिया गया है जो आपका श्यामा स्वपन है, ये किसका है? तो जगमोहन सिंह का है, ये 1888 का। कब का है? 1888। सती मैया का चोरा ये 1959 का है और कब का है? भैरव प्रसाद गुप्त जी का। फिर है सोना माटी, ये किसका है? तो ये है विवेकी राय का, 1983 का। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका श्यामा स्वपन। श्यामा स्वपन आपके सी ऑप्शन में। फिर माँ 29, सती मैया का चोरा 59 और सोना माटी 83। तो देखिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले देखते हैं इसकी व्याख्या। श्यामा स्वपन किसका है? जगमोहन सिंह का है। कब का है? सन 1888 का। फिर उसके बाद में माँ है 1929, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक जी का है। सती मैया का चोरा 1959, भैरव प्रसाद गुप्त जी का है। उसके बाद में सोना माटी 1983, विवेकी राय जी का है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है और मिलान के हिसाब से आपको पात्र दिए गए हैं और पात्रों को आपको उपन्यासों में मिलाना है। देखिए पात्र है कौन? देवी दिन, ये किसके उपन्यास से संबंधित है? तो ये गबन उपन्यास से संबंधित है। फिर उसके बाद में कीर्ति वर्मा, तो कीर्ति वर्मा किससे संबंधित है? नीला चांद से। फिर है ओंकार नाथ, तो ओंकार नाथ कहाँ से हैं? जो गोदान है प्रेमचंद जी का, उससे संबंधित है। तो देखिए गोदान है क्या इसमें? हाँ गोदान है। फिर उसके बाद में है कुंदन, तो कुंदन किससे संबंधित है? ये जो किस्सा गुलाम है रमेश चंद्र शाह का, उससे संबंधित है। किस्सा गुलाम कहाँ पे है? और झूठन है उसका पात्र कौन है? देखिए झूठन का पात्र मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं हम। देखिए झूठन है ना, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की, अगर आपको याद हो, थोड़ी थोड़ी याद आई मुझे, ये एक दलित आत्मकथा है। इसमें कोई एकमात्र पात्र नहीं है, ये दलितों के ऊपर लिखी गई एक आत्मकथा है ये, ठीक है। गबन 1931 प्रेमचंद जी का उपन्यास है ये, और इसमें देवी दिन, जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा इसके पात्र हैं। आगे है नीला चांद जो 1988 का है और किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है, उसमें कीर्ति वर्मा पात्र हैं। गोदान 1936 का है जिसमें प्रेमचंद जी जिसके रचनाकार हैं, और ओंकारनाथ, गोविंदी, मेहता, मालती, खन्ना और ये सभी शहरी पात्र दिए गए हैं। इसमें ग्रामीण पात्र एक भी नहीं दिया गया है। ग्रामीण पात्र मैं आपको बता देती हूँ। होरी, हीरा उसका छोटा भाई था, और होरी, हीरा और सोना उसकी बेटी थी, और पुनिया है वहाँ पे, और दाता दीन है, माता दीन है, और उसका बेटा गोबर है, और झुनिया है, और उसकी पत्नी धनिया है, और वहाँ पे चलिए इतने पात्र ही काफ़ी हैं। मुझे भी कुछ कम ही याद नहीं आ रहे हैं, और विचारने में टाइम लगेगा, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। किस्सा 1986 रमेश चंद्र शाह जी का है और इसके पात्र कौन है? कुंदन। झूठन 1997 और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बहुत ही महत्वपूर्ण एक आत्मकथा है, ठीक है। झूठन क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक दलित आत्मकथा है, ठीक है। निम्नलिखित उपन्यासों को रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए जो कसब है ये कब का है? 1982 का है। ये कब का? सन 1982। और किसका है? मनोहर श्याम जोशी का है। फिर उसके बाद में है चंद्रकांता यहाँ पे दोबारा आ गया है, ये देवकी नंदन खत्री का है, और कब का है? 1888 का है। नदी के द्वीप किसका है? अज्ञे जी का, 1951 का है। और तितली किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का 1934 का उपन्यास है, ठीक है। और इनका इरावती है एक जो अधूरा रह गया था,
और एक और था इनका कंकाल, 1929 का था वो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, जो आपका 1888 वाला चंद्रकांता। चंद्रकांता यहाँ पे, फिर तितली 34, नदी के द्वीप 51 और कसक है आपका 82। तो देखिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर ठीक आएगा। चंद्रकांता है 1888, देवकीनंदन खत्री जी का है। तितली है 1934, जयशंकर प्रसाद जी का है। नदी के द्वीप 1951 आज्ञा जी का है। कसक है 1982, मनोहर श्याम जोशी जी के उपन्यास हैं। अगला है देखिए परख, गबन, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, और इनके आपसे पूछे गए हैं क्या पात्र। देखिए हम आपको बताते हैं, परख है उपन्यास और ये किसका है, जैनेंद्र जी का उपन्यास है। त्यागपत्र किसका है, जैनेंद्र जी का। गबन किसका है, प्रेमचंद जी का। और शेखर एक जीवनी है आज्ञा जी का। तो देखिए जो परख है, परख की पात्र कौन है, तो परख की पात्र है कट्टो। कौन है, कट्टो। फिर उसके बाद में गबन, गबन की हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जालपा है। गबन के साथ में कौन, गबन के पात्र कौन थे, जालपा थे। और रामनाथ, रतन, जोहरा और देवी दीन, ठीक है। फिर त्यागपत्र, तो त्यागपत्र की पात्र कौन है, मृणालिनी, ठीक है। कौन है, मृणालिनी। और इस मृणालिनी है ना, इसी के ऊपर है ये त्यागपत्र और इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ उपन्यास है। शेखर एक जीवनी की पात्र कौन है, तो शशि, ठीक है। और धनिया किसकी पात्र है, तो ये प्रेमचंद जी की जो उपन्यास है गोदान, उसकी पात्र है ये। तो देखिए इसको बता देते हैं हम सीधा ही इसका आंसर। देखिए परख है 1929, किसका है, तो जैनेंद्र जी का उपन्यास है और इसकी पात्र कौन है, कट्टो। गबन है 1931, प्रेमचंद जी का है और इसकी पात्र है जालपा। त्यागपत्र है 1937 और जैनेंद्र जी का है, मृणालिनी इसकी पात्र है। और शेखर एक जीवनी 1941 का प्रथम भाग, द्वितीय भाग 1944 आज्ञा जी का है। शशि और शेखर इसके पात्र हैं। गोदान 1936 का है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है और धनिया और गोबर इसके पात्र हैं। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग उपन्यास का प्रकाशन कहीं कहीं 1940 मिलता है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र तिवारी ने 1941 बताया है, ठीक है। अगला है उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए जो अप्सरा उपन्यास है ये किसका है, तो देखिए जो अप्सरा उपन्यास है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो देखिए किसका आएगा, निराला जी का। मृगनयनी किसका है, तो वृंदावन लाल वर्मा जी का, वृंदावन लाल वर्मा। कर्म भूमि किसका है, तो प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी कहाँ पे है, यहाँ पे। और मित्रो मर्दानी किसका है, तो ये मित्रो मर्दानी जो कृष्णा शोभती जी का है, ठीक है। और चित्रा मुग्दल का बहुत ही प्यारा उपन्यास है इनका आवा, जो 2003 में इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था, ठीक है। देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या को। देखिए जो उपन्यास है 1931 का अप्सरा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। मृगनयनी 1950 का है जो वृंदावन लाल वर्मा जी का है। कर्मभूमि 1932 जो प्रेमचंद जी का है। मित्रो मर्दानी 1967 कृष्णा सोपती जी का है। और आवा 1999 चित्रा मुग्दल जी का उपन्यास है। आवा के लिए इन्हें 2003 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कालक्रम के अनुसार उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। सबसे पहले है कब तक पुकारूं, तो 1957 का है ये। फिर है अंतिम अरण्य, तो अंतिम अरण्य किसका है, देखिए कब तक पुकारूं किसका है, तो कब तक पुकारूं 1957 का है। फिर उसके बाद में अंतिम अरण्य ये 2000 का है, ठीक है। भूतनाथ कब का है, तो भूतनाथ 1907 का है। फिर उसके बाद में है डूबते मस्तूल, तो डूबते मस्तूल 54 का है। तो देखिए सबसे पहले आना चाहिए आपका जो भूतनाथ 1902 वाला भूतनाथ। फिर कब तक पुकारूं 1957, नहीं, पहले डूबते मस्तूल आएगा, भूतनाथ नहीं। देखिए इसमें आंसर बने नहीं रहा, ठीक है। हम आपको सीधा ऑप्शन पे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर भी स्टार दिया गया। देखिए अंतिम अरण्य ये कब का है, 2000 का, निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। कब तक पुकारूं 1957 रांगे राघव जी का है। डूबते मस्तूल 1954 नरेश मेहता जी का है। और भूतनाथ 1907 देवींद्रनाथ खत्री जी का, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से होगा ये। भूतनाथ सबसे पहले आता, डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं और अंतिम अरण्य, ठीक है। अगला है मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है। तो देखिए जो मनोविश्लेषणात्मक शैली है उसके उपन्यासकार ईलाचंद्र जोशी हैं। कौन है, ईलाचंद्र जोशी हैं। देखिए ईलाचंद्र जोशी 1902, आगे 1911 जन्म, जैनेंद्र 1905 तथा डॉक्टर देवराज 1917 आदि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार रहे हैं। याद रखेंगे, डॉक्टर देवराज 1917, जैनेंद्र 1905, ईलाचंद्र जोशी 1902 और आज्ञा जी का जन्म 1911 को हुआ था।
देखिए न्यूनिया पात्र है, ये किस उपन्यास की पात्र है? तो देखिए जो न्यूनिया पात्र है ये किसकी है? बाण भट्ट की आत्मकथा जो 1946 का है, इसकी पात्र है ये। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। पहला है इनका बाण भट्ट की आत्मकथा जो 1946 का है। इसमें बाण भट्ट निपुणिका और निपुणिका को यहाँ पे न्यूनिया कहा गया है। चारुचंद्र लेख है इनका 1963 और ये सातवाहन है, इसमें राजा सातवाहन और चंद्रलेखा है। फिर उसके बाद में है पुनर्नवा 1973 का है, जिसमें लोरिकायन और मृजकटिकम की कथा है। अनामदास का पोथा, इसमें रचना है इनकी 1976 की और ये पात्र हैं इसमें छांदोग्य और बृहणादर्यक, क्या है? वृहदारण्यक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले आगे है इसमें क्वेश्चन। कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों को आपको सही अनुक्रम से लगाना है। किसके उपन्यास हैं ये? सबसे पहले याद रखेंगे ये सभी उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया है आपसे हृदय की परख, तो हृदय की परख 1918 का है। फिर है हृदय की प्यास, तो प्यास है 1931। अमर अभिलाषा कब का है? तो अमर अभिलाषा 33 का है। ठीक है, ए तो ऊ यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप याद रखें, अमर अभिलाषा 1933। और आत्मदाह कब का है इनका? तो आत्मदाह इनका 1937 का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हृदय की परख 18, हृदय की प्यास 31, अमर अभिलाषा 33, आत्मदाह 37। तो देखिए आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पे आंसर आएगा, ए ऑप्शन है। देखिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही क्रम इस प्रकार से है: हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, व्यभिचार 1934 और आत्मदाह 1937 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन आपको करना है। पुनर्नवा किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर उसके बाद में है कब तक पुकारूं, तो कब तक पुकारूं किसका था? कब तक पुकारूं रांगे राघव जी का है। और फिर उसके बाद में भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। और जो मनुष्य के रूप हैं ये है यशपाल जी का। मनुष्य के रूप किसका है? यशपाल जी का। और अमृतलाल नागर जी का है बूंद और समुद्र। देखिए आंसर सीधा चलते हैं। पुनर्नवा 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कब तक पुकारूं 1957 रांगे राघव जी का है। भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा जी का है। मनुष्य के रूप 1949 यशपाल जी का है। बूंद और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर जी का है। उसके बाद में है पात्र और उनकी कृति में आपको सुमेलित करना है। न्यूनिया किसकी पात्र है? तो न्यूनिया बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। राय साहब किसके पात्र हैं? तो राय साहब किसके पात्र हैं? गोदान के पात्र हैं। प्रशांत किसके पात्र हैं? तो प्रशांत मेला आंचल के पात्र हैं। और रेखा किसकी पात्र है? तो रेखा किसकी पात्र है? तो आपसे पूछा जा रहा है रेखा किसकी पात्र है? रेखा नदी के द्वीप की पात्र है। और यहाँ पे क्या बच गया? महाभोज। महाभोज के पात्र अगर आपको पता हो तो विशेषर, सुकूल बाबू, जोरावर, दाह साहब इत्यादि थे। ठीक है, तो देखिए जो ये सभी हैं ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए हैं। जो नदी के द्वीप है ये नहीं लगा है। ठीक है, नदी के द्वीप नहीं लगा है, मेला आंचल लगा है, महाभोज, गोदान और बाण भट्ट की आत्मकथा, ये चारों उपन्यास आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इनकी व्याख्या। उपन्यास है नदी के द्वीप, कब का है? सन 1951। और उपन्यासकार हैं इसके अज्ञे। किसके द्वारा लिखा गया नदी के द्वीप? अज्ञे जी का। और इसके पात्र हैं रेखा, भुवन और गौरा। फिर है मेला आंचल, कब का है? ये 1954 का है। किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। प्रशांत, वामनदास, कमली, कालीचरण और लक्ष्मी। फिर उसके बाद में है महाभोज 1979 का है। मनु भंडारी जी का है। विशेषर, सुकुल बाबू, जोरावर, दाह साहब आदि। फिर अगला है गोदान 1936 का, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। राय साहब, होरी, गोबर, धनिया, भोला। फिर उसके बाद में है बाण भट्ट की आत्मकथा जो 1946 का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है न्यूनिया, महामाया, सुचरिता और बाण भट्ट। फिर आज देखिए यहाँ पे आया है आपका निम्नलिखित उपन्यासकारों को सही अनुक्रम आपको लगाना। धरती धन्ना अपना, ये कब का है? तो धरती धन्ना अपना ये है 1972। फिर झूठा सच कब का है? तो झूठा सच के दो भाग हैं, 1958 और 1960। तो कब? 1958। आधा गांव किसका है? तो ये राही मासूम रजा का 1966 का है। और धार 1990 का संजीव का है। तो किसका है? 1990। तो सबसे पहले आएगा आपका झूठा सच, फिर उसके बाद में आधा गांव, फिर उसके बाद में धरती धन्ना अपना, फिर धार। तो देखिए झूठा सच सबसे पहले यहाँ पे है, फिर धरती धन्ना अपना नहीं आएगा, पहले आधा गांव आएगा।
झूठा सच 58, आधा गांव 66, धरती धरना अपना 72 और धार 1990 का। तो देखिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए झूठा सच 1958 प्रथम भाग और दूसरा भाग 1960 यशपाल जी का है, आधा गांव 1966 राही मासूम रजा का है, धरती धरना अपना 1972 जगदीश चंद्र गुप्त जी का है और धार है 1990 जो संजीव जी का है। अगला है उपन्यासकारों को उनके लेखकों के साथ आपको मिलाना है। तो विराटा की पद्मिनी किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी का है। फिर उसके बाद में है वैशाली की नगर बधू, ये चतुर्सेन शास्त्री जी का है। फिर है दिव्या, दिव्या किसका है? तो यशपाल जी का है। फिर उसके बाद में दिए गए हैं चारों चंद्र लेख, तो ये चारों चंद्र लेख किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2, 1, 4 और 3। तो 2, 1, 4, 3 आपके बी ऑप्शन में ही दिया गया है। देखिए विराटा की पद्मिनी सन 1936 का है, वृंदावन लाल वर्मा जी का। वैशाली की नगर बधू 1949 चतुर्सेन शास्त्री जी का है। दिव्या 1945 यशपाल जी का है। चारों चंद्र लेख 1963 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। परख 1929 ये जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं हम आज की क्लास का समापन। कक्षा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।